बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, फिर इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, और फिर एंड में इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में और 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एक्सरसाइज में है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये कंप्लीट टॉपिक हम इसी वीडियो के अंदर इसको कवर करने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सपोज हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड के वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? 2 कंडीशंस हैं कि जैसे ही हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करें, जो वाटर है वो उन आयंस को सेपरेट कर दे, पॉजिटिव आयन अलग हो जाए, नेगेटिव आयन अलग हो जाए, और वाटर के मॉलिक्यूल्स उन आयंस को सराउंड कर लें, तो हम कहते हैं कि जो साल्ट हमने वाटर में डाला था वो वाटर में सॉल्युबल हो गया। अगर ऐसा ना हो सके, वाटर उन आयंस को सेपरेट ना कर सके, तो वो साल्ट एज सच नीचे बैठ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये वाला जो साल्ट है ये पानी में हल नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल NaCl है। NaCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये पानी के अंदर हल हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं, वाटर इसके आयंस को अलग अलग कर देता है। सोडियम पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं, क्लोराइड नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं। जब ये आयंस अलग होते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इन आयंस को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। हम कहते हैं कि जो NaCl है ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो चुका है, वाटर के अंदर हल हो चुका है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए ये कंडीशंस होती हैं कि आयंस में सेपरेट होना चाहिए। जैसे ही हम साल्ट को सॉल्वेंट के अंदर डालें, सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं, साल्ट को हम सॉल्वेंट में डालें, सॉल्वेंट साल्ट के आयंस को सेपरेट कर दे, सेपरेट करने के बाद सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर लें, तो हम कहते हैं कि ये साल्ट जो है ये वाटर के अंदर हल हो चुका है। तो अगर तो साल्ट हल ना हो, इसी फॉर्म में वो नीचे बैठ जाएगा, हम कहेंगे ये इनसॉल्युबल। ये सॉल्युबल फॉर्म होगी साल्ट की कुछ इस तरह से, जिसको हम लिखते हैं Na, इस तरह लिखते हैं इसको Na पॉजिटिव एक्वस। एक्वस का मतलब है कि ये पानी में हल हो चुका है। इस तरह क्लोराइड, इसके साथ भी AQ लिखते हैं, इसका मतलब ये पानी में हल हो चुका है। अगर हम इस तरह लिखें NaCl सॉलिड, इसका मतलब अब ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉल्युबल फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये किस फॉर्म में मौजूद है, ये सॉल्युबल फॉर्म में। तो इन सिंबल्स के ऊपर आपने ख़ास ध्यान देना होता है। ये सिंबल्स हमें क्या बता रहे हैं? एक्वस लिखा हुआ है या साथ S लिखा हुआ है। S का मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, एक्वस का मतलब है कि ये आयोनाइज्ड फॉर्म में है, पानी के अंदर हलशुदा फॉर्म में मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब हर साल्ट की अपनी स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट है तो उसमें सल्यूट के कितने ग्राम हल होंगे, उसको हम सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। जिस तरह NaCl की ही बात करें, सोडियम क्लोराइड की, तो अगर हम 100 ग्राम वाटर लेते हैं किसी बीकर के अंदर, 100 ग्राम हमने इसमें वाटर ले लिया और टेम्परेचर जो है ये है 20 डिग्री सेल्सियस, राउंड अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर है। इसमें हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया, तो इसके अंदर जो NaCl है वो 36 ग्राम NaCl इसके अंदर हल हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो हम कहते हैं 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो NaCl की सॉल्युबिलिटी है वो कितनी होती है? 36 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NaCl हल होता है इतने टेम्परेचर पर। टेम्परेचर को चेंज करने से सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है। ज़्यादातर साल्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कुछ साल्ट्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम भी होती है। ये चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। 9th चैप्टर में मेरा ख्याल ये टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम इसको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। अगर हम 36 ग्राम से ज़्यादा NaCl इसके अंदर डाल देते हैं, 36 ग्राम अगर डाला वो तो सारे का सारा हल हो गया। इसको हम इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो सोडियम एक्वस फॉर्म में यानी सॉल्युबल फॉर्म में,
और क्लोराइड ये भी एक्वस फॉर्म में। अगर हम इसके 36 ग्राम यूज़ करते हैं तो ये सारे का सारा सॉल्युबल फॉर्म में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में या इनसॉल्युबल फॉर्म में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम 36 ग्राम से ज़्यादा यूज़ करते हैं इतने टेम्परेचर पर, तो फिर जो एक्स्ट्रा 36 ग्राम से एक्स्ट्रा NaCl होगा वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा इनसॉल्युबल फॉर्म में। और इस सॉल्युबल फॉर्म, इस फॉर्म को हम कहते हैं सॉल्युबल फॉर्म, जो पानी के अंदर हल हो चुकी है। और ये इस साल्ट की जो इस साइड पे है ये कौन सी फॉर्म होती है, इनसॉल्युबल फॉर्म। तो अगर हम 36 ग्राम से ज़्यादा NaCl ऐड कर देते हैं तो जो एक्स्ट्रा NaCl होगा वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फॉर्म में एक एक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी कि 36 ग्राम से ज़्यादा NaCl तो इतने टेम्परेचर पर हल नहीं हो सकता, बाकी जो NaCl होगा वो नीचे बैठ जाएगा, तो इनके दरमियान एक्विलिब्रियम आ जाएगा। एक्चुअली जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये होता है कि जितना साल्ट वाटर के अंदर हल हो गया, ये आइंस बन गए, ये साल्ट हल हो गया वाटर के अंदर। अब हल होने के बाद एट एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम आने के बाद इन आइंस का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। साल्ट को वाटर में डाला, ये आयोनाइज फॉर्म में चला गया, सॉल्युबल फॉर्म में चला गया। सॉल्युबल फॉर्म के अंदर इन आइंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आइडिया है ये स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर तो मैंने आपको NaCl की एग्जाम्पल की मदद से समझाया। NaCl तो हाईली सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन कुछ साल्ट्स होते हैं वो स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी उनकी बहुत कम अमाउंट्स जो है वो वाटर के अंदर हल होती हैं। तो वहाँ पर हम यूजली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आइडिया इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो मैंने आपको बता दिया कि जब सॉलिड साल्ट और सॉल्युबल साल्ट या इनसॉल्युबल फॉर्म और सॉल्युबल फॉर्म जो होती है साल्ट की, उनके दरमियान एक्विलिब्रियम में आ जाता है। उसके आने के बाद इन आइंस की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। जिस तरह एक स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट है सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसको हम तकरीबन कहते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इसकी सॉल्युबिलिटी होती है 520 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना कम सॉल्युबल होता है। तो मतलब अगर हम वाटर के अंदर AgCl को ऐड करेंगे, AgCl, तो बहुत ही कम AgCl जो होगा वो सॉल्युबल फॉर्म में जाएगा, यानी इस फॉर्म में आएगा, एक्वस फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में जाएगा। बाकी सारे का सारा जो AgCl होगा वो किस फॉर्म में रहेगा, वो सारे का सारा सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। अब इन आइंस, जितने भी ये आइंस बने हैं, इनकी जो भी मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम यहीं से इसको डिराइव भी कर लेते हैं। चूँकि एक्विलिब्रियम आ रहा है तो इसके लिए हम Kc की इक्वेशन लिख लेते हैं। Kc इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगी सिल्वर आइंस की कंसंट्रेशन, क्लोराइड आइंस की कंसंट्रेशन ओवर सिल्वर क्लोराइड, यानी इनसॉल्युबल जो है, जो सॉलिड फॉर्म में है, इसकी कंसंट्रेशन। चूँकि ये स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट है, वाटर में बहुत कम हल होता है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है इसको हम कांस्टेंट ही कंसिडर करते हैं। इसको कांस्टेंट कंसिडर करते हुए इस कांस्टेंट के साथ ले आओ तो ये इक्वेशन बन जाएगी Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, इज इक्वल टू सिल्वर आइंस की कंसंट्रेशन और इनटू क्लोराइड आइंस की कंसंट्रेशन। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं। इन दोनों कांस्टेंट के प्रोडक्ट से एक नया कांस्टेंट बनता है जिसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं और उसे KSP की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, सिल्वर आइंस की कंसंट्रेशन और क्लोराइड आइंस की कंसंट्रेशन। तो यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद इन आइंस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं, इनकी मोलर कंसंट्रेशन जो भी होगी वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। ये आपको डाटा दिया होता है कि इस आइन की कितनी कंसंट्रेशन है या इस आइन की कितनी कंसंट्रेशन है। इनकी जो भी मोलर कंसंट्रेशंस होंगी उनके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या है, अगर हमें KSP दिया गया हो, जो कि अगेन एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है, ये दिया गया हो तो इसकी मदद से हम सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं साल्ट की, कि साल्ट जो है वो कितना सॉल्युबल है। और अगर हमें सॉल्युबिलिटी दी गई हो
सॉल्युबिलिटी दी गई हो तो उसकी मदद से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP को फाइंड किया जा सकता है। एक चीज़ गिवन होनी चाहिए, या KSP दिया गया हो तो सॉल्युबिलिटी फाइंड की जा सकती है, अगर सॉल्युबिलिटी दी गई हो तो उसकी मदद से हम KSP फाइंड कर सकते हैं। इस तरह किसी भी स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट के लिए आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं KSP की। फॉर एग्जांपल PbCl2 लेड क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, बहुत कम ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ये लेड पॉजिटिव आइंस बनाएगा, +2 चार्ज होगा लेड के ऊपर, और 2 क्लोराइड आइन बनाएगा, 2 क्लोराइड आइंस बनेंगे, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके लिए KSP की इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगी, KSP इज इक्वल टू लेड आइंस की कंसनट्रेशन Pb+2 इसकी कंसनट्रेशन और क्लोराइड आइंस की कंसनट्रेशन, इसकी पावर क्या हो जाएगी, क्लोराइड आइन की कंसनट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी 2। चार्ज -1 है, -1 लिखो या अकेला नेगेटिव लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह कोई भी आपको दिया गया है स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट, उसके लिए कहता है कि KSP की इक्वेशन लिख दो, तो इस तरह से आप KSP की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होती क्या है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो एंड पे, जो आपकी बुक पे डेफिनेशन दी है वो डिफरेंट है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आपको समझाना है, उसका मतलब यही बनता है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, लेकिन वो इससे थोड़ी डिफरेंट है। ये भी आप लिख दें तो गलत नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक डेफिनेशन है। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशंस ऑफ आइन, यानी आइंस की मोलर कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट when they are in equilibrium with solid salt, जब ये अपने सॉलिड साल्ट के साथ एक्विलिब्रियम में होते हैं उस वक्त इनकी मोलर कंसनट्रेशंस के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। यानी सिंपल जो डेफिनेशन जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही मैंने इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। हालांकि जो आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन मेंशन की गई है वो डिफरेंट है, तो आप इसको भी याद कर लो और जो आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है उसको भी याद कर लो। एक लास्ट पॉइंट, फिर इसकी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं कि कॉमन आइन का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेड क्रोमेट एक स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट है, ये लेड आइंस बनाता है और क्रोमेट आइंस बनाता है CrO4। अगर हम इसके अंदर एक मोर सॉल्युबल साल्ट सोडियम क्रोमेट ऐड कर दें, सोडियम क्रोमेट ऐड कर दें तो ये क्या करेगा, ये सोडियम आइंस जनरेट करेगा, सोडियम आइन और क्रोमेट आइन जनरेट करेगा। अब हमने पढ़ रखा है कॉमन आइन इफेक्ट में कि अगर हम मोर सॉल्युबल साल्ट ऐड करेंगे तो ये कॉमन आइन जनरेट कर रहा है। कॉमन आइन जनरेट होने की वजह से इस साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही हमने कॉमन आइन इफेक्ट के अंदर पढ़ा था। तो कॉमन आइन का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि एक साल्ट हमने वाटर में डाला हुआ है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, बाहर से हम एक और साल्ट डाल देते हैं जिसके अंदर एक कॉमन आइन मौजूद है पहले साल्ट का, लेकिन वो ज़्यादा सॉल्युबल है, तो वो कॉमन आइन क्या करेगा, वो पहले साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है उसको सप्रेस कर देगा, यानी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। चलिए इसके बाद एप्लीकेशंस हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। फर्स्ट एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी, यानी अगर सॉल्युबिलिटी दी गई है तो उससे हम KSP फाइंड कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है उसे एग्जांपल्स की मदद से ही समझेंगे। एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, दोनों इकट्ठे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एग्जांपल नंबर 6 है, इस एप्लीकेशन को समझते हैं हम। वो कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ PbF2, ये साल्ट है, सॉल्युबिलिटी इसकी है 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सॉल्युबिलिटी को कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर दो। सॉल्युबिलिटी ऑफ PbF2 ये है 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वो कहता है कैलकुलेट KSP। KSP हमने मालूम करना है, इस साल्ट का जो KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो सॉल्युबिलिटीज़ हमें दी गई हैं अगर वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में है तो उनको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सॉल्युबिलिटीज़ हमने मोल्स में लेनी है, ग्राम्स में नहीं लेनी। तो ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आपने PbF2 का मोलर मास बना लेना है। मोलर मास इसका बनता है 245.2 ग्राम, जो इसका मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ PbF2। ये आपने लेड का भी याद कर लेना और फ्लोरीन का भी ऐड कर देना है।
245.2 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास बनता है। अब इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से ही हमारे पास आंसर बन जाएगा 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। तो मोल्स PbF2 के निकाल लो। गिवन मास कितना है 0.64, मोलर मास 245.2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2.6 10⁻⁻3। इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी मोल्स के अंदर है वो है 2.6 10⁻⁻3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये वाली सॉल्युबिलिटी हमने यूज़ करनी है, ग्राम वाली यूज़ नहीं करेंगे। ग्राम को पहले हमने मोल में कन्वर्ट कर लेना है। अब इसकी जो डिसोसिएशन है उसकी इक्वेशन लिखो। साल्ट जो पार्शियली सॉल्युबल साल्ट है PbF2 स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट, इसकी आप जो इक्वेशन बनती है सॉल्युबिलिटी की वो लिखो। लेड +2, ठीक है, एक्वस फॉर्म में चला जाएगा ये, +2 फ्लोराइड माइनस ये भी एक्वस फॉर्म में। तो एट ज़ीरो टाइम मतलब अब अभी हमने साल्ट को वाटर में हल नहीं किया, ज़ीरो टाइम के ऊपर जो सारी की सारी कंसंट्रेशन होगी वो इस साल्ट की होगी 2.6 10⁻⁻3। ये भी 0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे, ये भी 0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एट टाइम टी के ऊपर उसने सॉल्युबिलिटी हमें बता दी है कितनी है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगी ये वाली जो कंसंट्रेशन है। तो ये बन जाएगा 2.6 10⁻⁻3 मोल्स। इसके बन जाएंगे लेड आयन के, और यहाँ पे और इसके जो बनेंगे वो कितने होंगे 2 क्योंकि अगर इसका एक आयन बन रहा है तो इसके 2 आयन्स बन रहे हैं, यानी इसका 1 मोल बन रहा है तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो 1 × 2 होगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन इतनी बन रही है 2.6 10⁻⁻3 जो कि इसकी सॉल्युबिलिटी है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी इसके मुकाबले में डबल होगी। ये हमें बैलेंस्ड इक्वेशन से पता चलता है। तो 2 × 2.6 10⁻⁻3, यानी हल करने के बाद इस साल्ट को वाटर के अंदर जो इस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो इतनी होगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी उसने हमें बता रखी है, और इस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो इतनी होगी। अब इसके लिए आप KSP की इक्वेशन लिख लो। KSP इज इक्वल टू लेड आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है, और फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये कंसंट्रेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं एट एक्विलिब्रियम, जो इनकी कंसंट्रेशंस हैं। यही मैंने आपको बताया था कि एट एक्विलिब्रियम इन आयंस की जो कंसंट्रेशंस होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। तो सिंपली यहाँ पे कंसंट्रेशंस को लिख लो। 2.6 10⁻⁻3 ये लेड आयन की कंसंट्रेशन है, और फ्लोराइड आयन की 2 × 2.6 10⁻⁻3 इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको आपने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास KSP आ जाएगा इसका। ये बनता है KSP की वैल्यू 7 × 10⁻⁸ 7.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8। तो ये साल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। अगेन देख लो, सॉल्युबिलिटी दी हुई है कि ये वाला साल्ट जो है वाटर के अंदर इतना सॉल्युबल है, ग्राम में है, हमने इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद ये इसकी इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिखने के बाद बताओ एट टाइम टी, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी दी हुई है, ये सारे का सारा साल्ट जो है ये सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इसकी इतनी है, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। बैलेंस्ड इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर लेड आयन का 1 मोल बनता है तो इसके 2 बनते हैं। इसका मतलब अगर लेड आयन के इतने मोल्स बनेंगे तो फ्लोराइड आयन के इसके मुकाबले में डबल मोल्स बनेंगे। ये हमारे पास मोल्स आ गए एट एक्विलिब्रियम, तो इन्हीं मोल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। KSP की इक्वेशन लिख लो, इन मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी ये कंसंट्रेशन है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी तरह का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो मैंने यहाँ पे पहले उसको हल किया हुआ, सिर्फ आपको समझा देता हूँ। वो कहता है जो सॉल्युबिलिटी है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड की 25 डिग्री सेल्सियस, ये इतनी है 2.05 10⁻⁻4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सॉल्युबिलिटी दी हुई है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने मालूम करना है KSP। तो
ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में पहले ही हमें दी हुई है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दी होती तो उसे हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते। डायरेक्ट आपने इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। CaF2 ये हल होगा वाटर के अंदर, कैल्शियम पॉजिटिव आयन बनाएगा, फ्लोराइड नेगेटिव आयन बनाएगा। एट टाइम 0 जो सारी की सारी कंसंट्रेशन होगी वो इस सॉलिड साल्ट की होगी, आयोनाइज्ड फॉर्म में कुछ भी नहीं होगा, यानी सॉल्युबल फॉर्म में इनकी कंसंट्रेशन 0 होगी। एट टाइम t इक्विलिब्रियम आने के बाद ये सारे का सारा साल्ट हल हो जाएगा, यानी सारी की सारी कंसंट्रेशन जो हमने यूज़ की है वो हल हो जाएगी। अब बैलेंस्ड इक्वेशन हमें ये बताती है अगर इसका 1 मोल बनेगा तो इसके 2 मोल बनेंगे, यानी जब सारे का सारा साल्ट हल होगा तो जो कैल्शियम आइंस हैं वो इतने ही बनेंगे, लेकिन जो फ्लोराइड आइन है वो इसके मुकाबले में डबल बन जाएंगे। तो कैल्शियम आइन की कंसंट्रेशन इतनी ही होगी, लेकिन फ्लोराइड आइन की जो कंसंट्रेशन है वो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1:2 है इन आइंस की जो कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास एट इक्विलिब्रियम। KSP की इक्वेशन लिख लो, लिखनी सिखाई हुई है आपको। KSP की इक्वेशन लिख ली, दोनों आइंस की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे उनको पुट करके हल कर लो तो आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP, यानी अगर KSP की वैल्यू दी गई है तो इसकी मदद से हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्प्रेंगली सॉल्युबल कंपाउंड, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी KSP इसका दिया हुआ है 6.5 10⁻⁻⁶। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ CaOH ट्वाइस, इसकी हमने सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने इसकी इक्वेशन लिख लेनी है। CaOH ट्वाइस ये किस तरह से आयोनाइज होगा उसकी इक्वेशन लिख लेनी है। कैल्शियम पॉजिटिव आइंस बनेंगे और 2 हाइड्रोक्साइड आइंस बनेंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोक्साइड आइंस बनेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। अब इसके बाद चूँकि इनकी सॉल्युबिलिटी हमें मालूम नहीं है, यानी इनकी कंसंट्रेशंस हमें मालूम नहीं है, तो जो इनकी कंसंट्रेशंस हैं एट इक्विलिब्रियम, इसकी कंसंट्रेशन हम S सपोज कर लेते हैं। वैसे हम X से इसको सपोज करते हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है तो एट इक्विलिब्रियम, यानी जब इस साल्ट को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी है, यानी जो इसकी कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम, इसको हमने S से सपोज कर लिया क्योंकि हमें नहीं पता, तो इसकी जो होगी फिर वो 2S हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर कैल्शियम आइन का 1 मोल बनेगा तो हाइड्रोक्साइड आइन के 2 मोल बनेंगे। तो इसका मतलब अगर इसका S मोल बनेगा तो इसके 2S मोल बनेंगे। यहाँ पे जो S है ये सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब KSP की इक्वेशन लिख लो, देखो KSP इज इक्वल टू कैल्शियम आइंस की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आइंस की कंसंट्रेशन, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 है ये पावर में चला जाएगा। अब इनकी कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम हमें मालूम तो नहीं है, हमने उनको सपोज किया हुआ है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है कैल्शियम आइंस की वो S है, और जो हाइड्रोक्साइड आइन की कंसंट्रेशन है वो 2S है। तो 2S का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 2S का स्क्वायर। तो KSP हमारे पास जो आएगा, KSP की जो वैल्यू उसने दी हुई है वो वैल्यू भी यहाँ पे लिख लो। कितनी वैल्यू दी हुई है KSP की, ये दी हुई है 6.5 10⁻⁻⁶। ये वाली वैल्यू दी हुई है KSP की, यहाँ पे लिख ली। ये हो गया S इंटू 4S का स्क्वायर, ये हो गया S इंटू 4S का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 6.5 10⁻⁻⁶, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4S क्यूब। अगेन S मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसको याद रखना है। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। S का क्यूब इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाय 4। अगेन इसको फर्दर सॉल्व करो। S क्यूब इज इक्वल टू 4 को इससे डिवाइड कर दो 6.5 से। जब 4 को 6.5 से डिवाइड करोगे, यानी 6.5 और इसको डिवाइड करो तो ये बनता है 1.625 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, ये ऐसे रहेगा 10⁻⁻�6। सिर्फ इसको ऐसे डिवाइड कर देना कैलकुलेटर की मदद से। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये इतना बन जाएगा। फिर अगेन हमने यहाँ से क्यूब को हटाना है, क्योंकि हमने S फाइंड करना है, सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 3
इंटू 1/3। ठीक है, जो काम हमने उस साइड पे किया वही काम इस साइड पे करेंगे। 1.625 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻6, इसको भी हम क्या करेंगे 1/3 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। s इज इक्वल टू 1.625, इसको 1/3 सेपरेट कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6, इसको 1/3 सेपरेट कर दो। ठीक है, सेपरेट कर दिया दोनों टर्म्स को। तो s इज इक्वल टू 1.625 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 हो जाएगा। 10⁻⁻2, इसकी पावर 1/3 अभी बाकी है, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी सॉल्युबिलिटी s इज इक्वल टू 1.175 10⁻⁻2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 1.175 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2, ये s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यानी जब एक्विलिब्रियम आएगा तो जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, s से हमने इसको रिप्रेजेंट किया और s इतना आया, तो एक्विलिब्रियम आने के बाद जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन होगी वो इतनी होगी, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 2s, यानी इस वैल्यू को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होगी एट एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम आने के बाद जो हमने यहाँ पे सपोज किया था एट टाइम t, यानी एक्विलिब्रियम आने के बाद हमें तो नहीं पता था कितनी कितनी सॉल्युबिलिटीज़ हैं, कितनी कितनी कंसंट्रेशन हैं, तो हमने s सपोज कर लिया और 2s, ये हमारे पास s निकल के आ गया। तो एट एक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन इतनी होगी और इसकी कंसंट्रेशन 2s है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25 अगेन आपके सामने सॉल्व किया हुआ है सारा, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह का ये क्वेश्चन है। वो कहते हैं सिल्वर क्रोमेट एक साल्ट है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो पहले इसकी आयोनाइजेशन की इक्वेशन लिख लो। सिल्वर क्रोमेट आयोनाइज होगा, सिल्वर आइंस बनाएगा और क्रोमेट आइंस बनाएगा, इस तरह से इक्वेशन बनेगी। एक्विलिब्रियम आने पर इन आइंस की कितनी कंसंट्रेशन होगी, यानी कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, हमें नहीं पता। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर इसके 2 मोल बनेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा। इसकी सॉल्युबिलिटी को, इसकी कंसंट्रेशन को हम s सपोज कर लेते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन 2s हो जाएगी, क्योंकि इस आयन ने इसके मुकाबले में डबल होना है। तो अगर ये 2s, तो इसकी सॉल्युबिलिटी है, इसकी कंसंट्रेशन s सपोज कर ली। अब KSP की इक्वेशन लिखो, लिखनी बताई हुई है आपको। KSP की इक्वेशन लिखो, सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन, क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन सिल्वर आयन की 2s है, यहाँ पे पुट कर दिया, सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ये पहले KSP की हमने वैल्यू लिख ली, ये वाली KSP की वैल्यू, यहाँ पे KSP की जगह पे KSP की वैल्यू। सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन 2s है, 2s का स्केयर, ठीक है, ऊपर स्केयर है तो 2s का स्केयर हो गया। क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन s है, तो यहाँ पे s आ गया, तो ये बन गया 4s का स्केयर इंटू s। जब इस स्केयर को करेंगे हल तो 4s का स्केयर इंटू s, ये तो ऐसे ही आता जाएगा, ये वाला हिस्सा साथ, ये हो जाएगा 4s का क्यूब। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर आके डिवाइड होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 4 को 2.6 से, 2.6 इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो ये आ जाएगा 0.65 इंटू 10⁻⁻2। अब 0.65 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट को 6 के बाद ले आओ तो पावर 1 बढ़ जाएगी माइनस में। पहले 10⁻⁻2 था, अब वो कितना हो गया 10⁻⁻3 किया हमने क्या, पॉइंट पहले यहाँ पे था 0.65 था, अब हमने 6.5 कर दिया। जब पॉइंट को हम राइट साइड पे ले आएंगे तो पावर जो है माइनस में 1 बढ़ जाएगी। पहले 10⁻⁻2 था, अब 10⁻3 हो गया। यहाँ से क्यूब ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 1/3 कर दो, पावर में यहाँ पे भी पावर में 1/3 कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये वाला। s इज इक्वल टू, तो ये 1/3 6.5 को हमने लग दे दिया और 10⁻³ को 1/3 लग दे दिया, यानी सेपरेट कर दिया। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻1 बच जाएगा। बाकी इस हिस्से को आपने सॉल्व कर लेना है, तो ये हमारे पास ऐसी यानी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि एट एक्विलिब्रियम जो क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन है वो s है, वो इतनी होगी जो हमने यहाँ पे निकाल ली है, s इतने मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जबकि सिल्वर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 2s है, तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एट एक्विलिब्रियम सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है।
दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिसमें आपको उसने सॉल्युबिलिटी दी हुई है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है, और दो क्वेश्चन उसमें आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं तो ज़रूर लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि दूसरे दोस्त, दूसरे आपके भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।